गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं चाहत जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट पर और जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्रकाश, उस पर डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के पर प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या आप कह सकते हैं प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए हम बात करते हैं परादीप्त वस्तुओं की। परादीप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो मैं बता दूं, परादीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करें। जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करें, स्वयं ऊर्जा या प्रकाश का उत्सर्जन करें, वही आपका प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करें, वही आपका क्या होगा, परादीप्त वस्तुएं होगा। इसमें आपके जो एग्जाम्पल आएंगे वो आएंगे, जैसे एग्जाम्पल में आपके आएंगे सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती और विद्युत बल्ब। ये चार आप याद करके जाइएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा अपरादीप्त वस्तुएं कौन कौन से हैं, तो आप अपरादीप्त वस्तुएं में और चंद्रमा को याद कर लीजिए। चंद्रमा आपका अपरादीप्त वस्तु है। इसको अपना प्रकाश देने के लिए सूर्य की सहायता लेना पड़ता है। ये सूर्य की इस रोशनी से ही क्या करता है, चमकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि परादीप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो उसमें चार ऑप्शन, एक ऑप्शन देगा सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती या विद्युत, इनमें से कोई, और तीन ऑप्शन देगा जो आपका स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन हमारा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड, बस कभी कभी मीटर प्रति जो सेकंड है, जो आपका मीटर प्रति सेकंड है, ये आपका मीटर सेकंड के पावर -1 इस टाइप से भी मिलेगा, तो वो भी आपका सही हो जाएगा। प्रकाश निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए, और हम प्रकाश के और क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रकाश के लक्षण क्या है? तो प्रकाश आपको बता दें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश किस तरंगों के रूप में चलता है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की पावर -1 है। प्रकाश किस रेखा में गति करता है? तो हम आपको बताना चाहते हैं प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जैसे आप सपोज के लिए आपका घर है और आप यहाँ पर हैं, ठीक। अब आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ से टॉर्च की रोशनी करें तो क्या प्रकाश आपके घर तक पड़ेगा? अगर आप घर की ये सड़क जो है टेढ़ी मेढ़ी है तो प्रकाश आपके घर पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है और किसी रेखा में गति नहीं करता है। ठोस या द्रव माध्यम के तलों से प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। लेकिन किस माध्यम से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता? तो ये याद रखिएगा, गैस के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। तरंग पदृश प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। और बस प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की चाल कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम बात करते हैं प्रकाश की किरण के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रकाश रे ऑफ लाइट, जो प्रकाश की किरण है वो 2 प्रकार की होती है, अपसारी किरण और एक होती है अपसारी किरण। जब प्रकाश कई बिंदु से होकर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश कहते हैं। और जब प्रकाश एक बिंदु से कई दिशाओं में फैलती है तो उसे अपसारी कहते हैं। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये आप देख लीजिएगा। प्रकाश की तरफ पूछा था कि अपसारी किरण किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश कई दिशाओं से आती हुई एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अपसारी किरण कहते हैं। जब एक बिंदु से कई दिशाओं में फैलते हैं तो उसे अपसारी किरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपको पता होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और अगर हम इसकी फिगर की बात करें तो ये आपका पहले चिकना तल होगा। ऐसे ऐसे हम फिगर को ड्रा कर ले हैं, फिगर के माध्यम से इसको लर्न कर लीजिए। ये आपका एक अभिलंब है और ये आपका
आपतित किरण और ये आपका परावर्तित किरण। ठीक, अब ये है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये आपका है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपको हम बता दें, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर। मतलब ये कोण आर होगा और ये वाला कोण होगा आई, सॉरी ये वाला कोण आपका होगा आई। तो हम कहेंगे दूसरा कि कोण आई बराबर कोण आर। ये नियम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बुक में क्वेश्चन बैंक में हर जगह दिया है, आप इसको याद कर लीजिए। आपतन कोण परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करके जाइएगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहलाती है और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी के बराबर होता है और इसको हम आर से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, गोलीय दर्पण की वक्ता तथा पूरी फोकस दूरी में समझ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इस बार छपेगा, देख लीजिएगा 2023 के पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध हम बता दें आपको। वक्ता त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं, फोकस दूरी को यप से व्यक्त करते हैं। तो हमारा होता है गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या यप बराबर r/2। मीन्स की जो फोकस दूरी होती है वो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं में तो आपको मिल सकता है कि r बराबर 2f, ये भी आपका क्या है, सही है। फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। इस पे क्वेश्चन भी आपको आते हैं। अभी हम क्वेश्चन और आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। अभी हम मेन पॉइंट को देख लेते हैं, फार्मूला कहाँ से आया। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ये आप नोट कर लीजिए कि जितना मैं आपको हमने फैक्ट टू फैक्ट बुक से रखा है जो इस बार पेपर में आने वाले हैं। आपको कहेगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताइए। जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर, तो हमारा जो प्रतिबिंब का स्थित होगा ये कहाँ पर बनेगा, ये फोकस पर बनेगा। और ये कैसा होगा, इसका आकार ये छोटा होगा और वास्तविक कैसा बनेगा, उल्टा। आप एक चीज़ ये वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यदि हम वस्तु को वक्ता केंद्र से दूर रखें तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो फोकस और वक्ता सेंटर के बीच में बनेगा, वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा और कैसा आकार होगा, उसका छोटा बनेगा, पर वो वास्तविक और उल्टा होगा। इसी प्रकार आप सिर्फ ये पॉइंट याद कर लीजिए कि जब हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, P और F के बीच रखेंगे, तो जो हमारा वस्तु का आकार होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा और कैसा होगा, आभासी व सीधा। आपको ये 6 पॉइंट याद करके जाने हैं। लास्ट में ये देखिएगा, जब आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, ये 1 नंबर के विकल्प भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको देखना यदि वो P और F के बीच में रखा है, जब हमारा वस्तु P और F मतलब दर्पण के ध्रुव, पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी और कैसा होगा, सीधा। नहीं तो सब में वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ये पॉइंट आप याद करके जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बताते हैं। तो जब वस्तु हम अनंत पर रखेंगे तो हमारा आभासी तथा क्या बनेगा, सीधा, और वो क्या होगा, छोटा होगा। अवतल में सब बड़ा ही बनेगा और उत्तल में आपका जितने भी प्रतिबिंब का आकार होगा वो छोटा होगा और कैसा होगा, आभासी होगा। बस इतना याद करके जाइए कि जब हम उत्तल की बात करते हैं तो हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, किसमें, दर्पण में। लेकिन जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण में हमारा क्या होगा, वहाँ बच्चे हैं क्या उधर, बच्चे उधर हैं। अवतल दर्पण में आपका क्या होगा, वास्तविक और सीधा। क्या होगा बच्चों, वास्तविक और सीधा होगा, ये आप याद करके जाइएगा। अवतल दर्पण में वास्तविक रहता है और आपका सीधा रहता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है,
रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई टाइम्स परीक्षा में पूछा गया है। तो वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को यम से व्यक्त करते हैं। यम बराबर आपका होता है I/O, या हो जाएगा U/V। क्लियर। यम बराबर होता है I/O बराबर V/U। चलिए, ये आपका डिफिनेशन में पूछा जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि कौन सा विरल माध्यम है और कौन सा सघन माध्यम है। तो आप ये याद रखिएगा, जो आपका वायु होता है ये आपका विरल माध्यम है। वायु कौन सा माध्यम है, आपका विरल माध्यम है। और जो आपका काच होता है ये आपका सघन माध्यम है। वायु आपका हो गया विरल माध्यम और काच हो गया सघन माध्यम। और ये जो फिगर है ये आपका है प्रकाश का अपवर्तन का। किसका फिगर है ये, प्रकाश के अपवर्तन का। जब प्रकाश की किरण, आपतित किरण या प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। उसको इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन देखो अपने मार्ग से क्या हो गई है, विचलित हो जाती है। और इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। आपसे पूछेगा वायु कौन सा माध्यम है, तो आपको याद रखना है वायु आपका विरल माध्यम। आप कैसे याद रखेंगे, विरल पूछ रहा है तो बी से विरल होगा और बी से क्या होगा, वायु होगा। और सघन मिस जानते हो तो सघन मतलब आपका क्या होगा, जल। जल मतलब आपका काच। काच आपका सघन माध्यम होगा। जल भी रहता है कहीं कहीं, तो जल आपका सघन माध्यम है, काच आपका सघन माध्यम है और वायु आपका कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम का। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक कोणीय प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा परस्पर समानुपाती होते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम तो आप यही वाला सेकंड जो अपवर्तन का जो सेकंड लॉ है, इसी को आपको क्या करना है, लिखना है। और साइन आई बराबर साइन आर होता है, या साइन आई अपन साइन आर बराबर यन। जहाँ यन क्या है, तो यन बराबर आपका है अपवर्तनांक। यन क्या है, अपवर्तनांक है। चलिए नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तब जान जाइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। बस ये एक पॉइंट याद रख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा विशेष रंग की ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः उत्सर्जित करने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिए क्या होगा कि किसी विशेष रंग की जो प्रकाश ऊर्जा है, किसी विशेष रंग की जो प्रकाश ऊर्जा है उसे क्या करना है, अवशोषित करके पुनः क्या करना है, उत्सर्जित करना है। अवशोषित करके क्या करना है, उत्सर्जित करना है। ऐसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, आपको एक पॉइंट और बता दें जो मेन पॉइंट है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग में अधिक होता है। तो आप ये जान जाइए कि प्रकाश का प्रकीर्णन बैगनी रंग में क्या होता है, बैगनी रंग में अधिक होता है। बैगनी रंग में क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। और लाल रंग में क्या होता है, कम होता है। लाल रंग में क्या होता है बच्चों, कम होता है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होगा, तो हमने कहा कांच का अपवर्तनांक किस में अधिक है, बैगनी रंग में। ये याद रखने का, चाहे आपका प्रकीर्णन पूछेगा और या फिर जब आपसे कहेगा कि अपवर्तनांक, दोनों सेम क्वेश्चन हैं, दोनों का आंसर बेटा सेम होगा। प्रकाश का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैगनी रंग में। अगर आपसे पूछ दे कम होता है तो आपको याद रखना होगा किस रंग में, लाल रंग में। और एक मेन पॉइंट, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी। और अगर जिसका अपवर्तनांक कम है तो उसका जो तरंग दैर्ध्य है, जो उसका तरंग दैर्ध्य है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या वह प्रकाश का गुण जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या करता है, नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, हमने कहा प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस में होगा, लाल रंग में। ये क्वेश्चन सिंपल है, अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके इस पे। नेक्स्ट है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। अब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होगी 10 सेंटीमीटर होगी। सपोज कर लीजिए ये हमारा समतल दर्पण है, हम आपको बता रहे हैं फिगर के माध्यम से, फिगर के माध्यम से देख लीजिए। सपोज करिए ये हमारा समतल दर्पण है, सपोज कर लीजिए ये हमारा एक मिनट, ये हमारा समतल दर्पण है, ठीक। अब इसमें कौन है, इसमें सपोज कर लीजिए आप हैं, ठीक। अब ये आपकी इमेज है, अब आप खड़े कहाँ हैं, यहाँ पर, आप यहाँ पर हैं, अब ये आपकी इमेज है। अब समतल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यदि इस दर्पण से और मेरी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर पर है, कितने सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर पर है, तो जो हमारा प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनेगा वो कितनी दूर बनेगा, 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। कितनी दूर बनेगा, 10 सेंटीमीटर पर ही बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा। यदि यहाँ कोई शीशा रखा है, मिरर रखा है समतल दर्पण, और हम उस शीशे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब है, जो हमारा इमेज है, वो समतल दर्पण में कितनी दूर बनेगा, तो 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो हम आपको बताना चाहेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध हमने कहा था F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर 2F बराबर क्या होगा, R। चलिए इसमें देखते हैं 2F बराबर R, थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट आपका है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, अभी क्वेश्चन था, तो F बराबर क्या होगा बच्चों, R/2, F बराबर R/2, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, अब आप ये रख लीजिए, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है, और कैसा होता है, सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और सीधा होता है, ये रखना। और एक चीज़ याद रखना, ये हमारा समतल दर्पण है, हम अगर समतल दर्पण की ओर दौड़ कर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, दौड़ कर, यदि हमारी चाल 5 किलोमीटर है, तो समतल दर्पण में हमारी चाल कितनी होगी, तो हम समतल दर्पण के बाहर से दौड़ रहे हैं कितने की स्पीड में, 5 की स्पीड में, तो समतल दर्पण हमारी चाल 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, 2 गुनी हो जाएगी, अर्थात 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। समतल दर्पण में हमारी चाल कितना हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। समतल दर्पण में हमारी चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। फिर से सुन लीजिएगा, यदि हमारी चाल 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है और समतल दर्पण में हमारी चाल क्या होगी, तो समतल दर्पण में हमारी चाल दूनी हो जाएगी, बस याद रखना बच्चों, 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा कि इस बार क्वेश्चन यहाँ से आने ही हैं, कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम R से व्यक्त करते हैं, कितना सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम F से व्यक्त करते हैं। हमने कहा आप F बराबर R/2 होता है, तो भैया R की वैल्यू है 20/2, तो कितना आ गया, 10। अब 10 सेंटीमीटर, अब भैया आप देखो यहाँ अवतल दर्पण है, तो F का मान किस में हो जाएगा, माइनस में। अब माइनस F कहाँ पे है, -10 कहाँ पे है, यहाँ पर है सर, -10 यहाँ पर है सर, -10 तीसरा ऑप्शन सही है। अब अवतल दर्पण होगा तो F का मान माइनस में आएगा, और उत्तल दर्पण होगा तो F का मान क्या होगा, प्लस में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R बराबर ज्ञात करना है। अब इसमें फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हमको पता है कि R बराबर होता है 2F, या R बराबर क्या होता है, 2F, तो R बराबर हो जाएगा 2 × 10 बराबर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर कहीं पर है, जी सर ऑप्शन नंबर 3 पर है, ऑप्शन नंबर 3 पर है। आप देख लीजिए, हमने 2 क्वेश्चन आपको बताया और कितना सिंपल मेथड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अपने चेहरे का सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हम आपको बता दें, अगर अपना चेहरा आपको देखना है तो समतल दर्पण में देखेंगे। क्यों, हम फिर से आपको बता रहे हैं, समतल दर्पण में, और ऑप्शन हो सकता है क्या, उत्तल दर्पण में। लेकिन उत्तल दर्पण कब होगा, उत्तल दर्पण में तो हम सीधा देख सकते हैं लेकिन बड़ा नहीं देख सकते, ये भी ध्यान रखना। तो इसीलिए हम आपको पॉइंट बता रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज लेकर बता रहे हैं। समतल दर्पण की बात करें, हम बात करें समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण आपका हो जाएगा कि यह तो प्रतिबिंब बनाता है कैसा, आभासी बनाता है, आभासी के साथ साथ क्या बनाता है, सीधा बनाता है, ठीक।
और वस्तु के बराबर बनाता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा वस्तु के क्या बनाता है, बराबर बनाता है। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि समतल दर्पण अपना चेहरा बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अब समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, यदि हम समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। अब समतल दर्पण का ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। समतल दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूर रखी है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूर दर्पण में बनेगा, ये भी याद रखना। पर जो उसका चाल होगा, अगर चाल का क्वेश्चन आएगा तो चाल उसका हमेशा कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब हमारे क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। चलिए, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहाँ बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा। ये मोटिवेट एक कोड है कि आपको सिंह बनना है, सिंहासन की चिंता नहीं करना है, अर्थात आपको कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। और आप जिस दिन सफलता पा जाओगे उसी दिन आपकी सिंहासन, आपका चेयर आपके सामने होगा और आप मौज फटकार के बैठोगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपकी क्लास हमें अच्छी लगी तो हमारे क्लास को शेयर जरूर करिएगा। जितने भी आपके हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं सबके पास शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।